हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात करेंगे, फिर हम कुछ आपको क्वेश्चंस बताएंगे, फिर उसके बाद कैसे आपको पढ़ाई करना है, इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे, है ना। अभी हम बताते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 2020 का जो आपका सेट नंबर 4 था वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी साइंस का। उसमें से आपके 3 सेट पहले कंप्लीट हो चुके हैं, 7 सेट टोटल आते हैं जिसमें से 3 कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा सेट आज हम फिजिक्स पार्ट करेंगे, कल केमिस्ट्री पार्ट करेंगे और ये सातों सेट हम आपको पूरे कंप्लीट करके देंगे। जिस दिन भी ये सातों सेट कंप्लीट होंगे उसके बाद जो एक केमिस्ट्री का चैप्टर बचा हुआ है और फिजिक्स का जो है उसे कंप्लीट करेंगे। ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बिना देखे, बिना कुछ सोचे आप इसको देखें, है ना। अभी आप इन सब बातों पे ध्यान न दें कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। आज इस वीडियो को देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने इससे पहले कभी पढ़े तो होंगे पर कहीं भी पढ़े होंगे। जैसे कि 1 किलोवाट को जूल में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। जो पहला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखा है उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। लिखा क्या है, लिखा है आकाश पर दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। जैसे कि कोई यात्री अगर अंतरिक्ष पे जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, उसको जो आकाश है मतलब कि जो स्काई है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। क्यों ब्लैक कलर का दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। ये तो था कि आपको अंतरिक्ष पे कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता, और प्रकीर्णन नहीं होता इसलिए आकाश जो है वो काले रंग का दिखाई देता है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है उसे बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी होगी मतलब फोकस दूरी पूछी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बहुत आसान है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है 32 और दूसरा दिया है 16, फिर दिया है 64 और फिर लिखा है 8। एग्जाम में क्या गलती होती है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब पहला ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने 32 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया सेंटीमीटर। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो तीसरा ऑप्शन क्या है? वो तीसरा ऑप्शन है 64 सेंटीमीटर। जितने क्वेश्चन बताएंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। जैसे ही बच्चा 32 सेंटीमीटर देखता है तुरंत उसके दिमाग में आता है या तो 32 का आधा होगा या तो 32 का 2 गुना होगा। इसका मतलब यह 32 और ये 8 तो खत्म, इन दोनों में एक आंसर होगा। कैसे देखिए ध्यान से। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर आपको फोकस दूरी निकालनी हो जिसे F से लिखते हैं तो आप जितनी भी वक्रता त्रिज्या दी हो उसका आधा कर दीजिएगा। F बराबर R/2 फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? F = R/2 और R की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 32/2 और ये हो गया 16। इस तरीके से आंसर क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने दूसरा आंसर सही टिक कर दिया। फोकस दूरी पूछी थी, वक्रता त्रिज्या दी थी, हमेशा गलती हो जाती है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुत बार बता चुके हैं कि F बराबर R/2 और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो R बराबर 2F। ये 2 फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन थे, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हें हम करेंगे और ये पूरा सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सब चाहिए कि सेट मुझे 2020 का, तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे देख सकते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ होता है। याद रखिए ये जो गा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पूछा इन्होंने धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर हम यहाँ पे लिखें विभवांतर और यहाँ पर लिखे धारा, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये धारा हो गई I और विभवांतर हो गया V, ये विभवांतर इधर की ओर बढ़ रहा है, धारा इधर की ओर बढ़ रही है ऊपर की ओर, या आप यहाँ पे बनाना चाहें एरो ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो आपने इस तरीके का ओम के नियम के सत्यापन में पढ़ा होगा।
क्या होता है, इसके बीच जैसे ही ग्राफ खींचा जाता है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और वो जो स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है वो स्ट्रेट लाइन होती है धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ की। और इसका मतलब ये V/I का अनुपात निकाला जाता है और एक सरल रेखा हमको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये जो आंसर इसका सही होगा वो पहला सही होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। आपको नीचे वो भी दिख गया होगा। 3 बहुविकल्पी हो गए। चौथे बहुविकल्पी की ओर बढ़ते हैं। लिखा है लघुपथित परिपथ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लघुपथित परिपथ में धारा का मान, और 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे नीचे। क्या क्या लिखा है? लिखा है 0, फिर लिखा है न्यूनतम, फिर लिखा है अधिकतम, और फिर जो है सदैव स्थिर। पहले इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। लघुपथित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। और आपके घर में कभी कभी ऐसा होता होगा कि बिजली बहुत ज़्यादा आ जाती होगी। देखिए बोर्ड पे क्या लिखते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेरी बातों को अच्छे से सुने, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको याद आएंगी, है ना। तो देखिए क्या कहा मैंने कहा कि जब आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब कि कहीं भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे देखिए तार जलने लगा है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? उस समय क्या धारा का मान 0 हो जाता है? नहीं। उस समय क्या धारा का मान बढ़ जाता है? बिल्कुल, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस वजह से जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होने लगता है, लघुपतन होने लगता है। तो अगर कभी भी लघुपतन के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, लघुपतन तब होता है जब धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है, क्योंकि धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम ही होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। धारा का मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। स्थिर में तो आप सोचोगे ही नहीं, 0 भी नहीं सोचोगे, क्योंकि अगर धारा ही 0 हो गई तो शॉर्ट सर्किट होगा क्यों? क्योंकि आपने करंट उसको दी ही नहीं। आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका राइट होगा, थर्ड वाला। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड में पहली बार पूछा गया है। ये पहली बार पूछा गया है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और आपके बुक में प्रकाश वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्टिविटी दी हुई है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लिखा क्या है? लिखा है यदि मिट्टी का तेल, फिर तारपीन का तेल और फिर लिखा है जल, तीनों के अपवर्तनांक दे रखे हैं। और पूछा क्या है? पूछा इनमें से किस प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नीचे दिख गया होगा, किस में सबसे अधिक चाल होगी और क्यों सबसे अधिक होगी, इस बात को पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड नंबर का नंबर क्वेश्चन है। लिखोगे आप मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक। मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक, मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक है वो कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 1.44। फिर उसके बाद तारपीन का तेल कितना दे रखा है? तारपीन के तेल का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.47। और जल का कितना दे रखा है? मिट्टी के तेल का, तारपीन के तेल का और जल का अपवर्तनांक, जल के तेल का नहीं होगा, जल का अपवर्तनांक होगा। कितना दे रखा है? 1.33। हमसे पूछा है किस में चाल सबसे ज़्यादा हुई। याद रखना कि जो चाल होती है, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो चाल होती है वो किसके अपवर्तनांक के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका क्या मतलब हुआ? चाल जो होगी अगर जिसमें ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होना चाहिए, तो जिसकी चाल कम उसमें अपवर्तनांक क्या? ज़्यादा। तो इसका ये मतलब कि जिसमें अपवर्तनांक कम होगा चाल उसमें ज़्यादा होगी। समझ में आ गई बात? जिसमें अपवर्तनांक कम होगा उसमें चाल ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसका उत्तर क्या लिख के आओगे एग्जाम में? उत्तर लिख के आओगे कि जल का अपवर्तनांक कम है। देखिए मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा। जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए
जल में प्रकाश की चाल, अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन था कि नहीं, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी। क्या होगी, सबसे अधिक होगी। यही आपको एग्जाम में लिखकर इसका आंसर आना था। अगर पूछ लेते किसमें चाल जो है सबसे कम होगी, तो सबसे कम किसमें हो जाएगी, हमारी हो जाएगी तारपीन के तेल में, और सबसे ज़्यादा किसमें होगी, वो होगी हमारी जल में। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिसकी चाल ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम होना चाहिए। इस तरीके से इसका आंसर एग्जाम में लिखना है। उत्तर आप चाहो तो इतना ही लिख कर आ सकते हो, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर आपको समझाना था, इसलिए मुझे ये सब बताना था। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी देखिए क्या होता है आगे आगे, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा, एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। क्या पूछा है, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो आवर्धन का सूत्र होता क्या है, ये दूसरे का खा नंबर का क्वेश्चन है। अभी सुनिए, फिर आगे अभी कुछ लिखा है, उसका आंसर बहुत टेक्निकल है, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग जानते हैं आवर्धन को किससे लिखा जाता है, आवर्धन को लिखा जाता है किससे, लिखा जाता है m से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन m बराबर I/O। और आप चाहो अगर तो लिख सकते हो कि जहाँ I है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, और जो O है वो वस्तु की लंबाई है। दूरी मत लिखिएगा लाल, क्या लिखोगे, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब इसके आगे क्या पूछा है, इसके आगे पूछा है क्या दोनों धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। अगर आप ये किसी टीचर से पूछते हैं या किसी से भी पूछते हैं तो वो बिल्कुल कह देगा हाँ याद कर लो, होता है, हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस दोनों होता है। क्यों होता है पता नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये दोनों होता है। तो अभी आगे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा है, लिखा है कि क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है। तो उसका आंसर कैसे लिखोगे कि हाँ, और मैं रीजन बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, हाँ यह धनात्मक व ऋणात्मक, लेकिन अवतल के लिए नहीं होगा, केवल उत्तल के लिए होगा। ठीक, अवतल के लिए मैं बता दूंगा अभी क्या होगा। हाँ, यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्या, दोनों हो सकता है, ये आपको आंसर लिखना है। अच्छा, क्यों हो सकता है दोनों, इसको समझने की कोशिश करें। कौन सा लेंस है, उत्तल, तो हम पहले बनाएंगे अपना उत्तल लेंस। ठीक, और आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे होता है इसका फोकस, यहाँ होता है द्वितीय फोकस। नहीं अच्छा आपने पढ़ा है तो आप सर्च करके मेरे चैनल से सब कुछ पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, और आप लोग की कमेंट बता रही हैं कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक, और ये हो गया आपका 2F। ठीक, इधर भी क्या होता है, F होता है, और इधर भी क्या होता है, 2F होता है। ठीक, वस्तु कहीं भी रख दो, चाहे जहां वस्तु रख दो, अनंत से लेकर आप फोकस तक कहीं भी वस्तु रख दोगे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस से लेकर अनंत के बीच कहीं पर बन जाएगा। क्यों लाल, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब एक यहां से लेकर यहां तक कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा यहां बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो यहां से यहां तक के लिए अगर हम आवर्धन निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो कैसा आएगा। अगर हम वस्तु रखेंगे तो ऐसी रखेंगे कि नहीं, और प्रतिबिंब रखेंगे तो ऐसा रखेंगे कि नहीं, क्योंकि उल्टा ही बनेगा ना, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा ही होगा ना लाल। अभी देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये जो है ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब निगेटिव। तो पॉजिटिव और अपॉन में निगेटिव, है ना, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वस्तु हो गई निगेटिव और हमारा प्रतिबिंब कैसा हो गया है, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या होता है बताओ, प्लस माइनस तो माइनस होता है, मतलब निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, निगेटिव आएगा ना। अभी देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि नहीं अब वस्तु को यहां रख दो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये प्रतिबिंब इधर ही बन जाता है ना। इसको मतलब यहाँ पे फोकस और जब ये प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब इधर बन जाता है। तो इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो ये ऊपर बनेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, पिछले वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए, है ना। ये पॉजिटिव हो गया इधर और ये हो गया इधर, और दोनों इधर हो गए, तो पॉजिटिव और अपॉन में पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे कह सकते हो ना आप कि दोनों हो सकता है।
लेकिन अगर यही अवतल होगा तो अवतल में तो क्या होता है, हमेशा बनता है आभासी प्रतिबिंब, तो वो पॉजिटिव ही होगा ना। समझ रहे हैं बात को, ये है समझने की बात। क्लियर है, समझ में आया? अब आगे बढ़े, समझ गए ना? अभी देखो आगे करते हैं, है ना। दूसरे का खा नंबर भी क्वेश्चन हो गया, ठीक। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर तो रटना आपका जो है धर्म है, आप रट सकते हो, है ना। अभी देखो आगे अगला क्वेश्चन, दूसरे का खा हो गया है, दूसरे का गा। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोला है? 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? याद कर लिया है आपने, 3.6 × 10⁻6 जूल। लेकिन कैसे, यही तो बताना है। क्वेश्चन कितने नंबर का? 2। और आप सोचते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और हम एग्जाम में लिख कर आएंगे 3.6 × 10⁻6 जूल और एग्जामिनर हमको 2 में 2 नंबर दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गणना नहीं की। क्वेश्चन में कह रहा है गणना करो। अब गणना कैसे करोगे? मैंने करवाई है अपने सारे वीडियोस में, और 2019 में भी करवाई थी और 20 में आ गया था। आप सोच लीजिए कि पहले से गैस कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे गणना की गई है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, इसलिए वहाँ से ढूंढ के क्वेश्चन निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए, या फिर कुछ मत कीजिए, ये सीरीज़ फॉलो कीजिए, आपका बहुत 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 भला हो जाएगा, इतना हम जानते हैं, ठीक है। स्पेशली साइंस और मैथ्स भी शुरू करने वाले हैं, शॉर्ट, बस बेफिक्र रहो आप, ठीक। अभी देखो दूसरे का गा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और करवा हम सब कुछ देंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के पहले सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। दूसरे का जो गा नंबर क्वेश्चन है, पूछा 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। अब 1 किलोवाट घंटा तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे किलो, फिर लिखेंगे, देखिए बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, बड़ा बड़ा आपको देखने की आदत है। 1 किलो वाट और घंटा, ये किलो, ये वाट, ये घंटा। हमसे पूछा गया है जूल, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं जूल का रिलेशन कैसे है वॉट से। अगर ये नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन कहाँ समझ में आएगा, है ना। ये तो समझना जरूरी है ना कि जूल किस प्रकार जुड़ा है वॉट से। देखो अभी समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला होता है P = W/T। बताओ होता है कि नहीं होता है? और P का मात्रक क्या होता है? वॉट। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने फॉर्मूला? उसके बाद W का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक। और T का मात्रक क्या होता है? समय। तो यहां से ये जो आपको दिख रहा है कि वॉट जूल समय, अगर मैं इसको इससे कर दूं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, समय का मात्रक तो सेकंड लिख लो, चलो ठीक है, सेकंड होता है। तो अगर मैं वॉट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा वॉट, और डैश मल्टीप्लाइड बाई डैश को क्या मतलब मल्टीप्लाई, और ये सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? जूल। इसका मतलब जूल का जो दूसरा नाम है वो वॉट सेकंड है। पहली बार जाना क्या? वॉट सेकंड है। अब वॉट सेकंड में चेंज कर दो, जूल में सेकंड हो गया, मतलब जूल में चेंज हो गया। समझ गया बात को? अब इसको कैसे समझोगे देखो, ठीक। 1 किलोवाट, तो 1 को 1 रहने दो। किलो को चेंज करने के लिए 1 किलो में कितने जो है होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, 1 किलो हटता है तो कैसा आता है? 1000, तो 1000 लिख दो, ठीक। उसके बाद वॉट पड़ा रहने दो, तो वॉट को वाट रहने दो, ठीक है। वॉट को मत चेंज करो। तो किलोवाट मतलब ये हमारा 1000, ऐसे ना समझो, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ऐसे लिखो 1000 वाट, ठीक। अब घंटे भी है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में जो सेकंड हो जाएंगे वो 3600 हो जाएंगे। इसका मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड। समझ गए? तो इसका मतलब 60 मिनट, लेकिन मिनट नहीं चाहिए हमको, सेकंड चाहिए। तो एक बार और सेकंड से गुणा कर दो, और ये बदल गया किसमें? सेकंड में। बताइए सब समझ में आया? अब इसको तो आप गुणा कर लो, तो कैसे हो जाएगा? 1000 गुणे में 60, फिर गुणे में 60, और वॉट और सेकंड। बताओ आई बात समझ में मेरे लाल? क्या हो गया? वॉट सेकंड। अब इन सबको जब गुणा करोगे तो 6 × 36, और पीछे हो गए 1 2 3 4 5 जीरो, और वॉट और सेकंड। बताइए आई बात समझ में? ये हो गया वॉट सेकंड। अभी देखो ये दशमलव यहाँ छुपा है, कहाँ छुपा है? 36, 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ है, उठा के यहाँ लेके आओ। अगर यहाँ लेके आए दशमलव को तो कितने अंक किसका? 1 2 3 4 5 6, और घड़ी की उल्टी दिशा में आया तो चार्ज कैसा होगा? 10 की पावर कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब 3.6 गुणे 10 की घात कितना होगा? 6। और वॉट सेकंड को क्या आप जूल लिख सकते हो? नीचे मैंने प्रूफ कर दिया है कि हाँ, वॉट सेकंड को जूल में लिख सकते हैं। और पा गए आप कितने नंबर? पूरे के पूरे 2 नंबर। था कुछ नहीं,
बस क्या करना है, 1000 को 60 से गुणा, फिर 60 से गुणा, और चेंज हो गया। समझ गए? इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये आपको अगर ना समझ में आया हो, फिर से बैक कीजिएगा, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यही आपको चाहिए कि आप जो भी समझ में आए पर पीछे लेकर आओ, फिर से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में जब आप जाते हो, ठीक है, क्लास में जब आप जाते हो, आपको सर पढ़ाते हैं और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि आप ज्ञानोदय के गुरुजी सर्च करते हो और आपको सब समझ में आ जाता है। उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, है ना, कि आप टाइम दो तब सीखोगे। समझ में आई मेरी बात? तो क्या हुआ, क्लास में जाते हो, सर से आप क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी समझाते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप क्या करते हो, ज्ञानोदय गुरुजी नहीं सर्च करते हो, क्या करते हो, सर से कहते हो आप कि सर फिर से समझा दीजिए। और सर जब दोबारा समझाने के लिए आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, और अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोबारा पढ़ने से समझ में आ जाता है। तो वीडियो जब एक बार में समझ में ना आए तो आपका धर्म बनता है कि आप पीछे से फिर से उसको प्ले करो और फिर से देखो। 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, कब तक नहीं आएगा। कौन सी ऐसे खेत की मूली है जो समझ में नहीं आने वाली, सब कुछ आएगी, है ना, समझ रहे ना। अभी देखो कैसे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया दूसरे का गा नंबर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक, दूसरे का गा, देखिए दूसरे का गा नंबर क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे का अब गा बचा ही नहीं, खाक होगा ही नहीं। तीसरे का का देखिए क्या है क्वेश्चन, दिख गया होगा। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। उसकी क्षमता दे दी है इन्होंने, कितनी दे दी है, -2.0 डायोप्टर। कितना है, -2.0 डायोप्टर। ठीक, तो इन्होंने हमको क्या दे दिया है, तीसरे का नंबर क्वेश्चन है, और इन्होंने हमको क्षमता दे दी है, और क्षमता को हम P से लिखते हैं -2.0 डायोप्टर दी है। तो हम इसे सिर्फ 2 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया -2 डायोप्टर। ठीक, अब माइनस चिन्ह देखने के बाद आपको तुरंत ये अंदाजा हो गया होगा कि माइनस जो क्षमता होती है वो अवतल की होती है, ये अवतल लेंस है। ठीक, आगे पढ़ो आप। कह रहे हैं यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए। लो, अभी कह रहे थे कि एक लेंस है और उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, -2 डायोप्टर। तो आपने क्या किया, -2 डायोप्टर वाला लेंस बनाया और उसकी जो है क्षमता लिख दी, कितनी, -2। फिर देखो कह रहे हैं +1 वाला इसके साथ जोड़ दो। इसका मतलब यहाँ पे दी है ले क्षमता P1 और दूसरे की जो क्षमता दे दी है वो कितनी दे दी है, +1 डायोप्टर। ठीक, अब क्वेश्चन समझना बहुत आसान है। इस तरीके का अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो सोचिए कितना आसान होगा, बहुत आसान है। अब देखिए दूसरा लेंस जोड़ने की बात कर रहे हैं जिसकी क्षमता +1 है, तो कैसा लेंस होगा, उत्तल। तो उसको ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक, ये आपका अवतल लेंस था, डायग्राम देखिए कैसे बन रहा है, ये अवतल था और ये है आपका उत्तल लेंस। दोनों को जोड़कर ऐसा लेंस बना लिया। आई बात समझ में, ऐसा लेंस बना लिया। अब हमसे पूछा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इस संयुक्त लेंस की इसकी फोकस दूरी आखिर क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए फोकस दूरी हल करेंगे। ठीक, कुछ मत करो, हम लोग यहाँ लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। पहले संयुक्त मतलब पहले उसकी क्षमता तो निकालो आप। क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर P1 + P2, दोनों को आपस में जोड़ दो। इसका मतलब -2 प्लस लगाओगे, 1 लिखोगे और जोड़ के आप सोच रहे होंगे 3 हो जाएगा, नहीं ये -1 हो जाएगा। -1 डायोप्टर हो गया, इसका मतलब ये आपका -1 डायोप्टर हो गया। कोई डाउट है किसी को, सब समझ में आ रहा होगा। अब हमसे इसकी फोकस दूरी पूछी है और फोकस दूरी चाहो तो आप सेंटीमीटर में दो और चाहो तो आप मीटर में दे दो, दोनों के दोनों आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे। चाहे आप सेंटीमीटर में इसका आंसर दे दो और चाहे आप इसका किस में दे दो, मीटर में दे दो। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार पढ़ लो। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए जिसकी क्षमता -2 है। तो अभी उसकी भी क्षमता पूछिए, बाद में निकाल लेंगे। ठीक, पहले इसकी निकालो। हम लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है फॉर्मूला।
फॉर्मूला होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होता है 1 अपॉन फोकस दूरी f बराबर 1 अपॉन p या फिर p बराबर 1 अपॉन f। ठीक, अब क्या हो गया माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है -1। आ गया आंसर आपका 1 मीटर माइनस का 1 मीटर, या इसे आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन जब इसकी पूछी जाए, इसकी भी इन्होंने पूछी थी क्षमता, तो इसकी क्षमता हो जाए फोकस दूरी पूछी थी, इसकी फोकस दूरी कैसे निकालोगे आप, फोकस दूरी निकालने के लिए 1 अपॉन f बराबर क्या लिखोगे 1 अपॉन p, तो कितना है 1 लिखोगे आप, और p की जो वैल्यू दी है वो दी है -2। तो आप बताइए अगर ये हम 1 अपॉन 2, तो क्या हम इसको 0.5 लिख सकते हैं मीटर, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 100 से क्या कर दीजिए गुणा कर देंगे, तो 0.5 और ये चेंज हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में, और आगे ये माइनस लगा दीजिए। ये आपका एक आंसर, ये आपका दूसरा आंसर, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, बाद में बता दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम, सब समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। ठीक, अभी आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, और हाँ प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, मुझे कुछ मिलता या नहीं मिलता वो अलग की बात है, कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ा सा मोटिवेशन, और आने वाले जो और बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ है जिससे उनका भला हो सकता है, इसलिए लाइक करना आपका हक बनता है, कर दीजिएगा प्लीज़ अगर अभी ना किया हो तो। ठीक, अभी देखिए अगला क्वेश्चन इसी का अथवा है, लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ स्थिति ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेंगे फिर आप करेंगे अपने आप। कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इन्होंने कितनी दी है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, 3 के का अथवा है ना, 3 के का अथवा क्वेश्चन है। कैसे दिया है, फोकस दूरी दी है, कितना दी है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब ये मत आप सोचना एक तो हमने लगा ही लिया है, लाइए दूसरा अथवा ना लगाएं, क्योंकि पता नहीं वो आप एग्जाम में कर पाते या ना कर पाते। ठीक है, फोकस दूरी कितनी दी है 15, और ये दर्पण कौन सा है उत्तल, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव और वस्तु की दूरी निगेटिव होती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फिर कह रहे हैं कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि u बराबर मैंने बताया अभी माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इन्होंने कहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए और स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब v ज्ञात कीजिए। और ये है क्या, ये आपका दर्पण है, और दर्पण के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए हल कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v और प्लस 1 अपॉन u। अभी देखिए तो f हो गया कितना आपका 15 और v आपका कितना हो गया, आपको निकालना है। u आपको दे रखा है इन्होंने -10। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो हम कर सकते हैं। देखिए 1 अपॉन v जल्दी से कर देते हैं, 1 अपॉन 15, और ये माइनस का है, उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो गया 1 अपॉन 10, एलसीएम ले लिया 30 आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 1 अपॉन v ऐड कर दिया 5 अपॉन 30। ठीक है, और 1 अपॉन v, समझ में आ रहा होगा सब। 15 दूना 30, 10 3 30, 3 3 3 2 5, और इसके बाद काट दो, ये हो गया आपके 6, तो v बराबर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ये उत्तल लेंस में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव ही आया है, इसलिए कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अगर ये निगेटिव आता तो ये हमारा प्रतिबिंब बनता, तो कैसा बनता, देखिए v बराबर कैसा आ गया है, v बराबर आ गया है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उस तरफ बनेगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब उत्तल दर्पण में अगर उस तरफ बनता है प्रतिबिंब तो कैसा होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात आप। ये हो गया आपका दर्पण, कौन सा दर्पण है, अभी फिर से बनाते हैं, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, इसमें इस तरफ जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, इस तरफ जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव आया है, और उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनाता है, उस तरफ बनाता है। ठीक है, तो स्थिति में तो हम लिख के आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, स्थिति में हम लिख के आएंगे कि कहाँ, 6 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। ठीक, ये आपकी स्थिति हो गई। लेकिन अगर यही आपसे प्रकृति पूछता है तो आप लिख के आओगे आभासी। कैसे लिख के आओगे, आभासी। क्योंकि इसलिए आभासी, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है, पॉजिटिव, और कभी भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनिएगा, तो ये उस तरफ बनेगा,
और दर्पण में अगर कोई चीज़ उस तरफ बन गई तो इसका मतलब है कि वो आभासी है। अगर लेंस में उस तरफ बनती तो वो वास्तविक होती। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल था। अब आप सोचिए कि इतना अच्छा न्यूमेरिकल अगर आपसे प्रकृति में आभासी पूछा गया है, छोटा बड़ा भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उतना नहीं है। प्रकृति मतलब आभासी और वास्तविक लिख के आओ। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर आपको चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो देखना चाहिए, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब आप देख रहे होगे कि हर वीडियो में आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये वीडियो देखो, आप वो वीडियो देखो, इसलिए क्योंकि आपका भला हो जाए। बच्चे परेशान हैं, पेपर आने वाले हैं, इसलिए हर वीडियो में बताना ज़रूरी है कि आपको इसका डिटेल्ड वीडियो कहाँ मिल सकता है। ठीक है, अभी देखो आगे, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्लास अभी आप लोग देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा है 2। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है ना। फिर से बोलते हैं, कह रहे 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ऊपर वाला पढ़ गए थे हम। 2 ओम 3 ओम 6 ओम प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार उनको जोड़ा जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, ठीक, और 1 ओम हो। संयोजन का कुल प्रतिरोध, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान तो है पर ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक, एक प्रतिरोध मेरे पास दे रखा है इन्होंने 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम का, और चौथा प्रतिरोध दे रखा है इन्होंने कितना, ये 2 का है, ये 3 का है, और अगला जो है वो 6 का है। किसका है? 6 ओम का है। अब इन्होंने मुझे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, कह रहे जोड़ जाड़ के कितना लेके आओ 4 ओम, और दूसरा दे दिया है जोड़ जाड़ के कितना लेकर आओ 1 ओम। अब यहाँ पे हो गई कन्फ्यूज़न कि अब हम इनको किस प्रकार से जोड़ें कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो, जितना मैंने बताया वो उतना ही आए। ठीक, अभी क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लो, किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 हो। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करोगे? ठीक, पहले ध्यान से सुनो। अगर मैं देखिए, आप बहुत सारे वीडियोस भी देख लोगे, आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे जोड़ लो, पर क्यों जोड़ो ऐसे ऐसे, वो बहुत ज़रूरी है ना। वो ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको परेशानियाँ ही हो जाएंगी फिर तो। ठीक, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक बात को याद रखिए, श्रेणी क्रम में कभी भी जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध जो आता है वो जितने भी ये दिए होते हैं इनसे ज़्यादा आता है। तो अगर मैंने तीनों को श्रेणी में जोड़ दिया तो आंसर तो 6 से भी ज़्यादा आ जाएगा, मतलब तीनों को श्रेणी में नहीं जोड़ सकते आप, समझ गए। अब अगर मैं इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दूं तो आंसर 5 आ जाएगा, और उसमें मैं ज़रा सा भी जोड़ दूं अगर कुछ भी तो भी 5 से ज़्यादा ही रहेगा। तो इन दोनों को समांतर में, इन दोनों को श्रेणी में, और उसके बाद फिर से जो आंसर आएगा उसको समांतर में नहीं जोड़ सकते। सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब है तीनों को श्रेणी में नहीं जोड़ सकते, इन दोनों को समांतर में, जो इन दोनों को श्रेणी में अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5, और मुझे लाना कितना है 4, और श्रेणी में और हम ज़्यादा जोड़ देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। कहने का ये मतलब है अगर एक जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 3। इसी प्रकार से अगर 2 को 3 के साथ जोड़ दिया तो पहले ही आंसर 5 आ जाएगा। तो श्रेणी में जोड़ सकते हो? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ और करना पड़ेगा। अब कुछ और कैसे करना पड़ेगा वो देखो। अगर मैं 2 को और 3 को, इन दोनों को मैं यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ के देखूँ तो 1/2 और 1/3, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा आपको। अगर मैं जोड़ूं 1/r तो इसका मतलब एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 5/6, तो 1 कितना हो गया r, तो r बराबर हो जाएगा 6/5। अब 6/5 वो कितना लिखा है? ये लिखा है 6। अब 6/5 में जब मैं फिर 6 से को श्रेणी में जोड़ूंगा तब भी तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो फिर ऐसा करो कि अब फिर से 1/6 लिख दो यहाँ, अब फिर से जोड़ो तो ये 6 हो गया। इसका मतलब 6 कितना हो गया 6। अब 6/6 करने से 1 आ गया, नीचे वाला मिल गया कि तीनों को समांतर में जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा। समझ रहे बात को? एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, तीनों को जोड़ने पे 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब डिटेल समझो। कैसे समझो कि हम लोग कुछ करते हैं, इन तीनों को हम लोग सबसे कम लाना चाहते हैं तो इनको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? पहले तीनों को समांतर में जोड़ के देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर
तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/2, 1/3 और 1/6। एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 हो गया 6/6। इधर आ रहा है 1/r, तो r बराबर ये कट जाएगा, तो r इसको पलट दोगे तो एक ही रहेगा कि नहीं। इसका मतलब 1 ओम आ गया जब मैंने तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा। और कह देते कि अगर इसका डायग्राम भी बनाओ तो आप ऐसे डायग्राम बनाते जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक, यहां हो गया 2, ये 3 और ये 6, सारे के सारे कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन मैंने किया ये सेकंड हो गया, फर्स्ट अभी बाकी है, पहले सेकंड हो गया, कोई बात नहीं, फर्स्ट बाद में करेंगे। ठीक, अभी इतना समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, कैसे अब कुछ करना है कि उससे 4 ओम आ जाए। मैंने अभी करके बताया था, अगर इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा तब भी आंसर 5 से ज़्यादा आ जाएगा, मुझे तो 4 चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों को मैंने श्रेणी में जोड़ा तो आंसर 6 3 9 हो जाएगा, फिर भी ज़्यादा। तो इन दोनों को आप समांतर में जोड़ो, हो सकता है कुछ आंसर आ जाए, जिसमें 2 जोड़ने पे फिर से आंसर आ जाए, क्योंकि तीनों को समांतर में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर उससे 1 आ जाएगा। तो एक ही केस बचता है कि 3 को 6 में जोड़ के देखो। तो हम लोग लिखेंगे 3 ओम, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम, समांतर श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, 9 आंसर आ जाएगा, फिर वो तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अगर मैंने इन दोनों को समांतर में जोड़ा तो 1/r, 1/3, 1/6। ठीक, एलसीएम आएगा 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6 और उसके बाद समझ में आ रहा है ना, 3/6, 1/r और 1/r, 3 एकम 3, 3 दूना 6, r बराबर जो आया वो 2 आया। अब बताओ 2 आ गया कि नहीं। अब ये 2 आ गया है, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक, अरे अच्छे से बनाओ, ऐसे क्या करते हो शिवम यार, तुम भी है ना, अच्छे से नहीं बनाते हो। अभी देखो ऐसे, ये बन गया हमारा कितना, 3 ओम का, और ये हो गया हमारा 6 ओम का। अब इनसे जितना आंसर आया है उसको आप जोड़ दो किसमें, 2 ओम में। तो इससे मिला हमको 2 और इससे मिला 2, आंसर हो गया दोनों दोनों कितने, 4 ओम हो गए। समझ रहे हैं बात को। तो अब हम देखो ध्यान से लिखोगे, प्राप्त 2 ओम हुआ, ये वाला 2 ओम कौन से क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाए, इक्विवेलेंट ना तुल्य प्रतिरोध, R1 प्लस R2। R1 कितना है, 2, आंसर कितना आ गया बताओ, 4 ओम। यही तो प्रूफ करना था, समझ में आई बात। ऐसे ही करना है एग्जाम में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें 9 ओम लाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, 2018, 19, 20 लगातार पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपका और है, लिखा है किसी चालक तार के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा है, बताएंगे हम आपको इसको। देखिए, अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखा कीजिए, ताकि लास्ट तक मैं जो आपको बताऊं अभी सब आपको बताएंगे कि आप जो है कैसे, अभी जो है हम चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे, आप कैसे पढ़ो। और कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन आप लोगों से लाइव आके बात कर रहे हैं, तो उसमें से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी चालक तार के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अथवा में है ये क्वेश्चन, और ये थर्ड का जो ख नंबर क्वेश्चन है उसका अथवा है। क्वेश्चन पूछा है प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसे R से लिखा जाता है, इसका मात्रक ओम होता है। ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी। किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा मतलब करंट का विरोध करता है। बहुत कमीना था, क्या करता है, विरोध करता है। किसका, धारा का। धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल R से लिखा जाता है, इसका मात्रक ओम होता है। ये आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा I और उसमें विभवांतर V हो, तो किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I, याद रखना पहले V कहना फिर I कहना, I का अनुपात
एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और ये क्या है? ये ओम का नियम है। ठीक, ऐसा लिख सकते हो, इसका मात्रक लिख के आओ। ठीक, फिर पूछा है यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए 4 बातें हैं जिन पे वो निर्भर करता है। पहली चीज, वो किसी भी चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर कोई, ये तो सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, मतलब ऐसा डिटेल में वीडियो दिए हैं। अगर आप चाहोगे ना कि प्रतिरोध क्या है और किन पर निर्भर करता है, तो अलग से क्वेश्चन पढ़ा रखा है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस सीरीज में हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल पे जो है फोकस कर रहे हैं, पर फिर भी आ रहा है तो ये रिवाइज करवा रहे हैं। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है R, वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ये तार आप देख रहे हो, ये हमने कहा कि 5 मीटर लंबाई का है, इसमें धारा प्रवाहित की जाए। फिर एक दूसरा तार है जिसकी लंबाई हमने कहा 6 मीटर है, जो कि खींच के बढ़ाया गया है, पदार्थ चेंज नहीं किया गया है। कॉपर का था तो कॉपर का है। ठीक, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा तार है, इसको खींच के बड़ा किया गया है, क्योंकि मोटाई फिर बराबर हो जाएगी ना, खींच के बड़ा किया गया। अगर इसको खींच के बढ़ाया जाएगा ना तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि R जो है वो प्रोपोर्शनली है L के। ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी अगर तार हो, ठीक, तो वो तार ऐसे होगा, उसका जो ये वाला हिस्सा कहलाता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट, और उसे A से प्रदर्शित किया जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे कि ये आप तार देख रहे हो, इसका जो ये वाला हिस्सा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। इससे इलेक्ट्रॉन चक 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 बाहर निकलते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? ये डिपेंड करेगा कि ये कितना बड़ा है। अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, समझ रहे बात को, और अगर ये पतला है तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। तो इससे एक बात का पता चलता है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा है, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम है, क्योंकि धारा बहुत तेज बह रही है। समझो बात को, ये चीज़ अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या है? कम है। इसका मतलब ये है कि 1 जो A है वो प्रोपोर्शनली किसके है? R के। समझे बात को, कि अगर ये ज़्यादा है लाल, तो इससे ज़्यादा धारा निकल रही है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादा धारा बाहर निकल रही है, तो क्षेत्रफल क्या है? फिर ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या है? कम है। तो A अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम है, A कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझे? अभी आगे देखो, ये सब बातें कोई नहीं बताएगा आपको। फिर तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ ये निर्भर करता है, 2 चीज़ें हो गई ना, पूछा किस पे निर्भर करता है, स्टेटमेंट लिख सकते हो आप। ठीक, तीसरी चीज़ है वो, अब इस बात पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है, ताकि मुझे भी लगे कि वीडियो देखते देखते आप लास्ट तक आए हो। ठीक है, इसलिए कमेंट करके प्लीज़ 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 ज़रूर बताएं इस बात को, है ना। तीसरी चीज़ है वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति। जैसे कि तांबे का तार है तो उसका प्रतिरोध कुछ और होगा। ठीक है, अगर जस्ते का तार है तो उसका कुछ और होगा, लोहे का तार है तो उसका कुछ और होगा, मतलब पदार्थ की प्रकृति पे वो निर्भर करेगा। ठीक, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात है वो ताप पर निर्भर करेगा। अगर किसी तार को आप गर्म करना शुरू कर दोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ताप है, अगर आपने ताप को बढ़ाया तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, पदार्थ की जो प्रकृति है वो डिपेंड करेगी, कॉपर का वायर है और या फिर आपका जस्ते का है, मतलब जिंक का है। अब देखो जिसमें क्या हो गया, प्रतिरोध लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो फिर प्रतिरोध घटेगा। ठीक, देखो लंबाई बढ़ाओगे अगर तो प्रतिरोध जो है वो घटेगा। ठीक, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, सॉरी, ठीक है, बढ़ेगा, ये पहली चीज़। अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक, अगर आप ताप को बढ़ाओगे, मतलब ताप मतलब थीटा कह सकते हो इसको, बढ़ाओगे तो फिर प्रतिरोध क्या है वो भी बढ़ेगा। अब इस पर चेंज होगा, मतलब लगातार बदलता रहेगा, वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये है आपका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो डिस्कस किया मैंने यहाँ पर। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा। इस तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं ताकि उसके लिए अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो भी हम बता ही देंगे इसी वीडियो में, ताकि ये पूरा वीडियो जो है वो बढ़िया सा अच्छे से कंप्लीट हो, पूरा सेट में बताऊं। और सोचिए 1 घंटे की मेहनत और टाइम नहीं निकल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए मेहनत की जाए, और फिर भी रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था पर अभी बहुत अच्छा है। ठीक है, और हम भी आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं, है ना। अभी आगे देखो, अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। तो इसको तो अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिर अगला एक क्वेश्चन और है, न्यूमेरिकल पूछा गया 7 नंबर का, ठीक है। जल्दी जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। देखिए बन गया, ठीक। ये था डायग्राम। अभी इन्होंने क्या कहा है, 3 चीज़ें पूछी, नीचे आपको दिख जाएगा। आप लिखा है दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। कह रहे हैं ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। पहला क्वेश्चन है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ए व बी मतलब ये और ये, तो बहुत सिंपल है, जल्दी से करेंगे इसे हम, ठीक है। ये चौथे का 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो ए व सी के बीच जो प्रतिरोध है, इस दोनों को निकालने के लिए इन दोनों को कैसे जोड़ना पड़ेगा, समांतर में। 4 4 है तो 2 हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 4 व 4 ओम कौन से क्रम में है, ये दोनों के दोनों, यहाँ पे ओम का निशान है, कौन से क्रम में है, समांतर, समांतर में है या समांतर क्रम में है। तो 1/r, और ये ए और सी के बीच निकाल रहे हैं तो RAC लिख लेते हैं। तो क्या करोगे, 1/4 और 1/4, ये 1/RAC हो जाएगा। जोड़ने होने पे आ जाए आपका 2/4, और 2/4 मतलब 1/2, ठीक। तो RAC बराबर आ जाएगा आपका 2 ओम, ठीक। लासा लेके आप जोड़ लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो RAC बराबर 2 ओम व जो बाकी का वो 4 ओम है, 4 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी में है। अगर ये श्रेणी में है तो R जो AB है, मतलब A व B के बीच का प्रतिरोध है, वो 2 को और 4 को जोड़ने पे मिलेगा, मतलब 6 ओम मिलेगा, ठीक। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी में पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप फिर ना पिछले वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, और फेमस क्वेश्चन है, लगभग 50,000 व्यू होने वाले हैं, आज ही शायद हुए हैं। 50,000 व्यू बहुत है, इतने व्यू अभी तक किसी वीडियो में मेरे नहीं आए हैं। 50,000 व्यू हो गए हैं, लगभग वो वीडियो 3.5 लाख मिनट देखा गया है। सोचिए आप, बहुत बड़ी ये जो है नंबर हो गया ये मेरे लिए। 3.5 लाख, 3,50,000 इतने मिनट ये वीडियो अभी तक देखा जा चुका है, और डेली ये वीडियो लगभग 10,000 पर मिनट, मतलब 10,000 मिनट पर डे ये बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। तो बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस पर। न जाने वो कैसे लगातार चलता जा रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है वो। तो ये पहला तो सॉल्व हो गया कि RAB के बीच का ये पहला प्रतिरोध आ गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पूछा है धारा का मान। तो धारा कैसे निकालोगे, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। क्या पूछा है, धारा, और धारा I बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं V/R। तो हमें धारा कैसे निकालनी पड़ेगी, सारे प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा, और सारे प्रतिरोधों को जोड़ने पे 6 ओम आया है। इसका मतलब RAB यहाँ पर आप लिख दो, इसका ये मतलब हुआ V बराबर 6, तो ये कितना आ गया 6, और I बराबर आपका हो गया 1 एम्पियर, ठीक। ये कितना हो गया, 1 एम्पियर, ठीक। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद तीसरा है जो क्वेश्चन, समझ गया ना, A व C के बीच विभवांतर। तो देखो ये बहुत बढ़िया है। तो पहले इसके लिए लिखोगे AC के बीच धारा, ठीक। फिर उसके बाद लिखोगे AC के बीच वो क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक। तभी तो आप निकालोगे AC के बीच विभवांतर। अभी ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो V हो गया। अब ध्यान से देखिए, AC के बीच धारा कितनी होगी, जितनी धारा यहाँ से निकलेगी वही तो जाएगी ना इसमें। तो सारी की सारी धारा AC में जाएगी, जो कि कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी जो है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को भी, AC के बीच प्रतिरोध। तो AC के बीच जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम। देखिए यहाँ से देखिए कितना है, 2 ओम, ठीक। AC के बीच विभवांतर, तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो IAC इंटू RAC,
ऐसे लिख दिया, मन करे लिखो चाहे ना लिखो। ये कहाँ से आया? ओम के नियम से। आई की वैल्यू कितनी है? 1। आर ए सी की वैल्यू कितनी है? 2। मल्टीप्लाइड हो गया 2 और ये हो गया आपका 2 वोल्ट। इस तरीके से ये पूरे जो 50-55 मिनट का वीडियो है कंप्लीट होता है। और इसमें आपने पूरे आज फिजिक्स के जो भी आपका 25-25 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें से जितना आपको अथवा मिला के मतलब सब अगर जोड़ लें हम तो लगभग आपको 50 नंबर का हम पूरा सॉल्व करवा चुके हैं। इतना देखने के बाद अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। कमेंट भी कर दीजिएगा ज़रूर। अब ये बात उठती है कि कब हम आपको चैप्टर कंप्लीट करके देंगे 30 नंबर। ये उन्हीं को पता चलेगी जो लास्ट तक देखते हुए आए होंगे। ये जैसे ये सेट कंप्लीट होते हैं, 4 हो गए हैं, सिर्फ 3 और, उतना वेट कर लीजिए। 100% इसके बाद उसी का नंबर है। साथ साथ हम आपको जो अभी NCERT के जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसकी जो सीरीज़ चल रही है वो भी कंप्लीट कर देंगे, सारे चैप्टर की कंप्लीट करेंगे विथ बायोलॉजी। ठीक है, उसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, बेशक बायोलॉजी मैंने अलग से नहीं पढ़ाई पर NCERT के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, और एक एक वर्ड को अच्छे से समझा देंगे। अभी फिर इस क्लास को हम समाप्त करें। पढ़ना कैसे है इसके लिए स्पेशल हम लाइव आके आपको कभी बताएंगे 1-2-4 दिन में, संडे तक अगर टाइम मिलेगा तो। अभी फिर ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।